आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है उसमें हम आपको मिलाने वाले हैं शाहीन बाग अबुल फजल की वार्ड 188 से काउंसलर अरीबा आसिफ खान जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ डिस्कशन में यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर आपके पास आए हैं अपने कुछ सवाल लेकर, और कुछ पब्लिक के सवाल हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि शाहीन बाग और अबुल फजल में डेवलपमेंट से और सफाई को लेकर कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कैसे की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो मैं आती ही हूँ। पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुई। हमारे कई जनरेशन्स जो हैं, मेरे वालिद साहब की जनरेशन, मेरे जो उनसे ऊपर जनरेशन्स, वो सब पॉलिटिक्स में रहे। और कहीं ना कहीं बचपन से, क्योंकि ऐसे ही माहौल में आंखें खोली, तो एक इंटरेस्ट था, एक थोड़ा सा ख्वाहिश थी कि लोगों की, हमने अपने वालिद साहब को भी हमेशा देखा लोगों के लिए खड़े रहे, मदद करी हर तरीके से। अब कई बार ऐसे हालात भी बने कि लोगों के लिए, किसी अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि लोगों की ही हक़ की लड़ाई के लिए जेल भी जाते देखा बचपन से ही मैंने। तो जब ऐसा मैंने एक माहौल देखा घर में, तो कहीं ना कहीं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी सोशल वर्क करूं। पॉलिटिक्स में आने की मेरी इतनी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरा मेन मोटिव ये था कि लोगों की मदद और लोगों की हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो सोशल वर्क के थ्रू हो, चाहे वो किसी एनजीओ के थ्रू हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो। और उसी में ही मैं काम करती थी, बैक फुट पे काम करती थी। कभी क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना था, तो ना मैंने कभी अपने पोस्टर्स छपवाए, ना मैंने कभी अपने बैनर्स लगवाए कि मैं ये मदद का काम कर रही हूँ लोगों के लिए, या ये सोशल वर्क कर रही हूँ। लेकिन फिर जब लास्ट टू लास्ट इलेक्शंस हुए काउंसलर के, एक हमें मौका मिला, यहाँ से नुमाइंदे के तौर पे हमें टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी से, और लोगों ने बहुत ही मोहब्बत से हमें उसमें नवाजा। तो एक मौका मिला हमें, तो हमने उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया। आपने जो एजुकेशन गेन किया है वो आपकी लीडरशिप में किस तरीके से आपको मदद करती है? देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोगों का फोकस होता है इस चीज़ पे कि एजुकेटेड लीडर्स को आगे। हम बात करते हैं यंग एजुकेटेड, ये दो वर्ड्स हम ज़रूर यूज़ करते हैं, और मेरे ख़्याल से ये इस वक्त नीड ऑफ़ द आवर है कि यंग लोगों को भी और एजुकेटेड लोगों को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब आप सिस्टम को, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप टेक्निकलिटी समझ सकते हैं, आप सिस्टम को समझ सकते हैं, आप वर्किंग कंडीशन समझ सकते हैं, आप फंक्शनिंग समझ सकते हैं किसी भी सिस्टम की। तो अगर आप देखिए, ना पढ़ा लिखा भी समझ ही लेगा एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसके लिए आसानी होगी, वो अपने और इनोवेटिव आइडियाज़ उसमें ला सकता है, वो रास्ते निकाल सकता है, क्योंकि अपनी तालीम से वो, उसका माइंड ऑलरेडी इतना डेवलप्ड होता है कि वो रास्ते भी निकाल सकता है जो शायद एक आदमी को 2 साल लग जाए एक्सपीरियंस बिल्कुल लेके निकालने में। तो मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह के फजल से और हमारी माँ बाप ने हमारी तालीम पे भी अच्छी फोकस करा, तो उसकी वजह से हम भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा पाते हैं कुछ कामों में कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ यूज़ कर लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा नेता बनाती हैं? ये तो आप जवाब दीजिए इस बात का, तो मैं क्या बताऊं अपनी क्वालिटीज़ के बारे में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने वालिद साहब को जिस तरह से कौम की खिदमत करते देखा, और 25 साल से वो सियासत में हैं, बल्कि 30 साल से हैं, 20 साल पोजीशन पे रहे ऑलमोस्ट। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत काम आता है जब मैं अपना पॉलिटिकल वेंचर देखती हूँ कि किस तरीके से मेरे इलेक्शन के दौरान जब वो अरेस्ट हो गए थे, और मेरा पहला इलेक्शन था, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि गाइडेंस उनकी एक तरह से बहुत ज़रूरत थी मुझे उस वक्त उनकी। लेकिन एक साजिश के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया हमारे इलेक्शन को डुबाने के लिए, जो भी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। लेकिन वहाँ मैं, क्योंकि मैंने उनको हमेशा बोल्डली बिल्कुल लड़ते हुए देखा, हमेशा कौम की लिए हक़ की आवाज़ उठाते देखा, कभी घबराते हुए नहीं देखा, कभी किसी हालात में परेशान होते हुए नहीं देखा। तो ये चीज़ें जब मैं बचपन से देखती आई हूँ, वो चीज़ों ने कहीं ना कहीं मुझे एक
एक हेल्पिंग हैंड दिया। और ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बहुत था उस वक्त पे भी। मैं इलेक्शन में मैंने कहा था कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं इस वक्त साथ में, लेकिन मेरे लिए यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे वालिद समान खड़े हैं जिन्होंने वही सरपरस्ती दी और वही सपोर्ट करा। सफाई के लिए कौन कौन से क़दम उठाए गए हैं? अलशिफा के सामने जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी लोगों की, उसको लेकर जो है आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी अगर हम बात करें 8 नंबर शाहीन बाग की, तो उसको लेकर अभी आपका क्या प्लान है और आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है सफाई को लेकर? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें पहले बताना चाहती हूँ कि हमारा जो वार्ड 188 है अबुल फजल एनक्लेव, ये 99% अनऑथराइज्ड एरिया है। अनऑथराइज्ड एरिया में एमसीडी ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तो एमसीडी प्राइमरीली रन्स ऑन हाउस टैक्स। हाउस टैक्स यहाँ से इतना जाता नहीं है, तो पलट में हमें भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। हमारे बराबर वाले वार्ड जो ऑथराइज्ड हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पे 500-600 सफाई कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगाते हैं। हमारे वार्ड में उसके मुकाबले सिर्फ हमें 100-110 के करीब दे रखे हैं, जिसमें से आते सिर्फ 70-80 हैं। कई सारे रिटायर हो चुके हैं, कई सारे छुट्टी पे रहते हैं, कभी कोई आया कोई नहीं आया। डेली बेसिस पे हमें 70-80 के करीब मिलते हैं। आबादी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। वो चैलेंजेस और लिमिटेशंस इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा अनऑथराइज्ड वार्ड है। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो मेन काम है सैनिटेशन का, झाड़ू का, कूड़े का, वो हम कोशिश करते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहे, क्योंकि उसके अलावा ज़्यादा एमसीडी अनऑथराइज्ड एरियाज़ में ज़्यादा काम नहीं कर सकती। जैसे कि रोड्स बनाना, कई जो ऑथराइज्ड है वहाँ एमसीडी की रोड्स होती हैं, वो उसको बना सकते हैं। अनऑथराइज्ड में एमसीडी रोड्स को भी नहीं करती। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो एमसीडी कवर नहीं करती अनऑथराइज्ड एरियाज़ में। सफाई के ऊपर हमारी, देखिए, इलेक्शन के दौरान मैंने अपनी तरफ से ये वादा किया था लोगों से कि क्योंकि अनऑथराइज्ड एरिया है, ज़्यादा कुछ तो मैं आपसे बड़े बड़े वादे नहीं करूँगी, आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे 2 वादे करना चाहती हूँ कि एक, हम अलशिफा हॉस्पिटल के सामने का जो नासूर है उसको ख़त्म करेंगे, और एक जो 8 नंबर शाहीन बाग 8 नंबर के पास जो ये ओपन डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, इसको हम ख़त्म करेंगे। और थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि वही बात, देखिए, एक सिस्टम होता है, हमें उस सिस्टम को हम जंप नहीं कर सकते हैं। सिस्टम फॉलो करना, एक फाइल बनती है, फाइल प्रोसेस में जाती है, फिर एक एक अधिकारी के पास जाती है, नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक एक सिस्टम होता है। कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फाइल वापस भेजी जाती है, फिर दोबारा उसी चैनल से जाती है। तो उन कुछ वजहों की वजह से हमें थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि जो काम 15 साल में नहीं हो पाया, वो हमने 1 साल में करके दिखाया। अलशिफा हॉस्पिटल के सामने का कूड़ेदान हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और अभी भी हमने उसको जहाँ शिफ्ट किया है, वो जसोला पुलिया के जो लेफ़्ट साइड पे हमने उसको शिफ्ट किया है, वो भी टेम्प्रेरी शिफ्ट किया है। वो परमानेंट वहाँ ऐसे, देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे एरिया में कहीं पे भी ओपन गार्बेज डंपिंग साइट नहीं होनी चाहिए। खुले में कहीं भी कूड़ा आपको एरिया में नहीं पड़ा होना चाहिए, हमेशा वो क्लोज्ड कवर उसमें होना चाहिए, ताकि उससे वो हाइजीनिक पर्पस की वजह से वो कहीं खुले में नहीं होना चाहिए। तो हमने वहाँ के लिए भी और 8 नंबर के लिए भी 40-40 लाख के हमारे 2 टेंडर हो गए हैं। अभी 3 दिन पहले उसका वर्क ऑर्डर हुआ है 8 नंबर वाले का, शाहीन बाग 8 नंबर का, जो 40 लाख का है। टेंडर उसको हो गया था पहले ही, वर्क ऑर्डर उसका अब हुआ है जाके, तो 2 या 3 दिन के अंदर इसका काम हम शुरू करवा देंगे 8 नंबर का। और यही काम अलशिफा वाला जो हमने शिफ्ट किया है जसोला में, वहाँ पे भी होगा। प्लेटफॉर्म बनेगा आरसीसी का प्रॉपर, उसके ऊपर FCTS कहते हैं उसको, डबल वेस्ट कॉम्पैक्टर। उस एक आपने देखा होगा सूर्या होटल के बैक साइड में एक बड़ी सी मशीन देखी होगी आपने रखी हुई, वो क्या करती है, आप कूड़ा उसके अंदर डालते हैं, वो बंद हो जाती है और वो कूड़ा अपने अंदर कंप्रेस कर लेती है, और वो कई ट्रक का कूड़ा एक बार में अपने अंदर रख लेती है। फिर वो मशीन, नई मशीन आती है, वो नया कंटेनर आता है, वो कंटेनर चेंज होता है, वो दूसरा चला जाता है। उससे आपका जो है कूड़ा कहीं भी एक तो खुले में नहीं है, ओपन में नहीं है, सब क्लोज्ड है, ना आपको बदबू आएगी, ना अनहाइजीनिक होगा, ना कोई और आपको गंदगी का इशू होगा। ये दोनों प्रपोजल्स हमने डबल FCTS के दिए थे, वो तो एक सिंगल मशीन है, हमने दोनों जगह के लिए डबल मशीन्स मंगवाई हैं, क्योंकि हमारे लोड ज़्यादा है कूड़े का, गार्बेज का लोड इस एरिया में बहुत है, क्योंकि एरिया वाइज आप देखें तो छोटा है लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो उस हिसाब से कूड़ा भी उतना ही आता है। तो इसलिए हमने दोनों जगह के लिए डबल FCTS का प्रपोज़ल रखा है, और इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में शाहीन बाग का काम शुरू हो जाएगा, और वही प्रपोज़ल अलशिफा का जो शिफ्ट हुआ है जसोला पे, वहाँ के लिए भी हम करवा रहे हैं।
तो ये तो हमारे जो मोटे 2 काम थे, हमने जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हमने उसको मुकम्मल किया है। उसके अलावा एक ओखला विहार और जनता फ्लैट जो पॉकेट 11 जसोला की हमारे पास है, उसके बीच में एक पार्क है, करीबन 2-2.5 हज़ार गज के करीब वो एरिया है पार्क का। वो मेरे ख्याल से 8-10 साल से उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लोग थैलियाँ और कूड़ा डाल रहे थे। उसमें 3-3 फीट गहरा कूड़ा था, जम गया था, इतना पुराना कूड़ा था कि वो जम गया था बिल्कुल। उसकी अभी हमने हाल फिलहाल में अभी इस महीने हमने उसका पूरा सफाई अभियान स्टार्ट करा है उस पार्क का। उसकी हमारी यही इंटेंशन है कि हम उसे विल गेट इट क्लीन्ड, उसके बाद हम उसमें प्रॉपर अच्छे से पूरे में ग्रास वगैरह लगवाएंगे, प्लांटेशन कराएंगे, बच्चों के लिए झूले लगवाएंगे वहाँ पे, क्योंकि देखिए वो कनेक्ट, क्योंकि बीच में है वो पार्क ओखला विहार जनता फ्लैट के, तो अच्छा है कि एटलीस्ट ओखला विहार, और दूर से नहीं अगर कोई आ पा रहा है तो जो लोग ओखला विहार और जनता फ्लैट में हैं उनके बच्चे वहाँ खेल सकते हैं, लोग बड़े लोग टहल सकते हैं, अपना कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। वैसे ही आजकल हेल्थ इश्यूज़ इतने सबको हो रहे हैं, तो हमें तो फिज़िकल एक्टिविटी की इतनी ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं होती है, हम कहाँ जाके करें फ़िज़िकल एक्टिविटी। लौट फिर के जिनके पास कुछ रिसोर्सेज होती हैं वो जिम चले जाते हैं। तो हम इस तरह का स्पेस देना चाहते हैं एरिया में, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम, यहाँ कई साल से जो बेसिक इश्यूज़ हैं, कूड़ा और ये गंदगी, इस पे काम नहीं हुआ, तो लोग इस पे फोकस ही नहीं कर पाते थे कि एरिया को ब्यूटीफाई किया जाए, एरिया में इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाएं। वो फैसिलिटीज़ पे आप तभी काम कर सकते हैं जब आप बेसिक रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। और बेसिक इशू यहाँ का यही था सैनिटेशन का, जिसमें सबसे बड़ा काम था ये दोनों ओपन गार्बेज डंपिंग साइट। इस पे हमने ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया है पूरी तरीके से, तो हम इसलिए अब और चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं। हमने एक फ़ाइल बना रखी है, हम पब्लिक टॉयलेट्स की, मैंने इलेक्शन में भी ये कहा था कि देखिए एक ख़वातीन नुमाइंदा होने के नाते और जनरल सीट पे मैं इकलौती फ़ीमेल कैंडिडेट थी, अगर आप मुझे अपने नुमाइंदे के तौर पे चुनते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है एक ख़वातीन होने के नाते कि मैं औरतों के लिए कुछ यहाँ पे किसी तरह का जो भी कुछ काम कर सकूँ या उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ यहाँ ला सकूँ। अब क्योंकि ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं अनऑथराइज्ड एरिया में, जो बेसिक हम बेसिक नेसेसिटीज़ में एक आता है कि आप पब्लिक टॉयलेट एक बनवा दें। औरतों को यहाँ बहुत इशू है, आप देखेंगे, मैं खुद एक ख़वातीन हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे भी ये मसला आता है कि अगर कहीं आपको जाना है, फ्रेश होना है, तो आपके पास कोई जगह नहीं है, या तो आप किसी के घर में जाएंगे या फिर आप अपने घर जाने का इंतज़ार करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू इस एरिया में, मेरे वार्ड में यहाँ एक भी ख़वातीनों के लिए कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं था, तो हमने एक फ़ाइल इसकी भेज दी है, वो भी ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज पर है। इंशाल्लाह जैसे ही उसका टेंडर हो जाता है उसका भी वर्क ऑर्डर करा के हम दोनों बनवाएंगे। हम सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, लेडीज़ टॉयलेट तो मेरी प्रायोरिटी पे है मेरे लिए, लेकिन जेंट्स टॉयलेट भी हम, आप देखेंगे हमारे वार्ड में कहीं कोई टॉयलेट नहीं है, कोई भी नहीं है, हाँ, ना जेंट्स टॉयलेट है ना लेडीज़ टॉयलेट, तो हम दोनों बनवाएंगे। एक हमारा ये काम, और देखिए अभी इंशाल्लाह जल्दी हम इसको प्रोसेस करवाएंगे। उसके अलावा हमारी लाइट्स आ रही हैं, अभी स्ट्रीट लाइट्स आ रही हैं, तो हमने 3 स्पॉट्स हैं जहाँ पे हाई मास्ट, जो ऊंची वाली लाइट होती है, हाई मास्ट लाइट्स के लिए हमने 3 लोकेशंस आइडेंटिफाई करी हैं। एक बहुत बड़ा इशू मेरे सामने बार बार पिछले कुछ महीनों से आया है कि जो 3 नंबर का एरिया है, जो मेन रोड यही वाली शाहीन बाग की, वो डार्क स्पॉट है, और वहाँ पे कई बार स्नैचिंग की, चोरियों की रात में किस्से आए हैं सामने। तो इस वजह से वहाँ पहले कभी लाइट्स लगी होंगी, लेकिन क्योंकि वो छोटी लाइट्स थी तो वो वहाँ पे चोरी हो गई। जो भी चोर वगैरह वहाँ पे आके बैठते थे या वहाँ पे एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी, उन्होंने वो लाइटें भी चुरा ली। छोटी स्ट्रीट लाइट्स जब भी वहाँ पे लगी हैं कभी, तो वो चोरी हो गई हैं, इसलिए हमने वो ऊंची वाली हाई मास्ट लाइट मंगवाई हैं कि उसके चोरी होने का ख़तरा ना रहे। और 2 बल्कि हम कोशिश ये मतलब हम प्लान कर रहे हैं, अभी देखिए हम थोड़ा सा मशवरा भी करेंगे लोगों से, जैसा कि सबको सहूलियत होगी। हम सोच रहे हैं कि 2 हाई मास्ट, 3 हाई मास्ट हमने मंगवाई हैं, जिसमें से एक तो हम लगवाएंगे शाहीन बाग कब्रिस्तान के अंदर, ताकि अगर कभी कभी ऐसा मौका होता है कि शाम में या रात में भी तदफीन का वो होता है, तो वहाँ लाइट का वहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है। हम अंदर एक शाहीन बाग कब्रिस्तान के लगवाएंगे लाइट्स, और 2 हाई मास्ट लाइट्स हम, एक तो बिल्कुल रेत के टीले पे, और एक जो 3 नंबर की एंट्रेंस है जहाँ पे आपका ये शाहीन अकेडमी खुली है अभी, एक वहाँ पर हम लगवाएंगे,
ताकि वो पूरा जो ऑलमोस्ट 200-300 मीटर का स्ट्रेच है, बल्कि ज़्यादा ही है शायद, वो पूरा कवर हो जाए। 500 मीटर के करीब स्ट्रेच होगा वो वहाँ से लेकर रेत के टीले तक, तो वो पूरा कवर हो जाए उसमें। इधर से भी वो और नई बस्ती वाला रोड भी कवर हो जाए जो मेन रोड है बाहर का। तो ये लाइट्स का भी हमारा भी काम होने वाला है, नॉर्मल लाइट्स भी हमारी आने वाली हैं। थोड़ा सा डिले उसमें हो गया है लाइट्स के काम में। वो एमसीडी की देखिए फंक्शनिंग बहुत ही इस वक्त ख़राब चल रही है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो मेन पावर बॉडी होती है एमसीडी की, 1 साल हो गया हमें यही बताते हुए कि वो अभी तक बनी नहीं है। मेयर के भी हाथ में कोई एज सच पावर होती नहीं है, सारी पावर स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में होती है। बड़े बजट्स, बड़े टेंडर्स सारी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही पास होता है। तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं एमसीडी में। अब वो अभी बल्कि कल की न्यूज़ है, आज ही पढ़ी है मैंने न्यूज़ के एमसीडी को एफडी तोड़नी पड़ रही है। एमसीडी के पास फंड्स नहीं है। अब टैक्स तो ये दावे करते हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत टैक्स कलेक्ट कर लिया हमने, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार हमने एमसीडी में टैक्स कलेक्शन का, लेकिन आपको एमसीडी में कामों के लिए एफडी तोड़नी पड़ रही है। तो ये तो हमें भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कहाँ जा रहा है वो पैसा। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए जब तक प्रॉपर, वही बात है देखिए सिस्टम एक उससे चलता है, जब तक उसमें एक भी लूप होल होगा या एक भी कमी होगी तो सिस्टम एफिशिएंटली नहीं चल सकता है। स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल बॉडी है एमसीडी की, जब तक वो नहीं बनेगी बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, अटके रहेंगे। दिल्ली का डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो पा रहा है। ओके, किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करती हो जिससे इंस्पिरेशन मिला हो या कोई रोल मॉडल? मैं देखिए मेरे लिए, मैंने अभी पहले भी कहा, हम तो रोल मॉडल के तौर पे देखिए मेरे लिए तो मेरे वालिद साहब ही सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। और क्योंकि वही बात है कि जिस तरह से मैंने बचपन से उन्हें कौम की खिदमत और काम करते देखा है कौम के लिए, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। और शायद क्योंकि मेरा तो ऐसा सच कोई प्लान नहीं था पॉलिटिक्स में फ्रंट फुट पे आने का, सोशल वर्क में मैं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ख्वाहिश थोड़ी भी जागी पॉलिटिक्स में आने की तो वो उनको ही देख के जागी, जिस तरह से उन्होंने एरिया में डेवलपमेंट करा। सिर्फ खिदमत, देखिए खिदमत में एक तो ये आता है कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए हक़ की आवाज़ उठाएं, आप मुसलमानों के लिए हक़ की आवाज़ उठाएं, हमारे इलाके के लोगों के लिए हक़ की आवाज़ उठाएं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो। और एक होता है कि आपने एरिया में डेवलपमेंट कराया। ये जितनी भी सड़कें ठीक ठाक बनी हुई थी, ये सब हमारे वालिद साहब के टाइम की बनी हुई थी जब वो एमएलए थे। जितनी भी सीवर लाइंस आज ये बदली जा रही हैं, जो पहले ये जो चलती आ रही हैं सालों से, ये उन्हीं के टाइम की डली हुई थी। और ये जो अभी भी सीवर लाइन डल रही हैं जो बहुत ही बेतरतीब तरीके से, जो बहुत बुरा हाल इस वक्त इलाके का हुआ है, ये टेंडर भी हमारे वालिद साहब लेकर आए थे। 450 करोड़ का LNT का टेंडर हुआ था। उस वक्त जल बोर्ड के मेंबर थे और अनऑथराइज्ड, क्योंकि मेजॉरिटी अनऑथराइज्ड एरिया था ओखला विधानसभा में, ऐसे एरिया में इतना बड़ा बजट लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 450 करोड़, दिल्ली में शायद इतना बड़ा बजट किसी को नहीं दिया गया था सीवर लाइन और पाइपलाइन के लिए। ये वही प्रोजेक्ट है जो आज की तारीख में 9 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो 9 साल पहले हमारे वालिद साहब जब MLA थे वो लेकर आए थे, उसको सैंक्शन कराया था। तो इस तरीके के देखिए अपनी नीड्स को पीछे रख के इलाके के लिए काम करते हुए देखा उन्हें, कौम की खिदमत में खड़े हाजिर देखा, 10 बार जेल जाते देखा, लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहे हर तरीके से, हर परेशानी में। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बातें तो चलिए होती रहती है, मेन होता है डेवलपमेंट एरिया का, मेन होता है कि आप इलाकों में काम कितना करा रहे हैं। और जितना काम मैंने देखा है कि ये मैं नहीं, आप, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही कि चलिए लोग कहेंगे बायस्ड हूँ, वालिद साहब हैं इसलिए। आप इलाके में लोगों से निकल के पूछिए कि उनके टाइम पे, मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी जब वो पहली बार काउंसलर बने थे, वो आज भी लोग वो काम याद रखते हैं जो उन्होंने पहली बार काउंसलर बनने पे भी करा था। तो ये चीज़ें ही थोड़ा सा मुझे मोटिवेट किया इन चीज़ों ने और इंस्पायर किया कहीं ना कहीं। बाकी तो देखिए मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो लोगों को हमसे उम्मीदें हैं हम उससे बेहतर ही काम करें। लेकिन चैलेंजेस हमें ये आते हैं कि लोगों को ये नहीं पता है आज की तारीख में, हम बहुत इस एरिया में अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़ोर रहता है, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस में लोग ये भी अवेयर नहीं हैं कि काउंसलर के क्या काम हैं और MLA के क्या काम हैं। हमारे पास दिन की कम से कम 10 कंप्लेंट सिर्फ सीवर की सफाई की आती हैं, जबकि सीवर काउंसलर के अंडर नहीं आता है। सीवर का जो काम है वो MLA के अंडर आता है। सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड देखती है।
सीवर को डालना, सीवर को रिपेयर करना, सीवर की सफाई करना, ये सारे काम दिल्ली जल बोर्ड देखती है। और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है और दिल्ली सरकार का रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर नहीं होता है, दिल्ली सरकार का रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होता है। तो जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एमएलए के अंडर आते हैं, चाहे उसमें बिजली का मीटर लगना हो, बीएसईएस जो डिपार्टमेंट है वो, चाहे उसमें फिर सीवर का डिपार्टमेंट जो दिल्ली जल बोर्ड है, वो सब एमएलए के अंडर आता है। तो हमें ये चैलेंजेस होते हैं क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा काम काउंसलर, अब वो कोई ये कह देता है कि आप सफाई का काम तो आपका है तो सीवर की सफाई भी आपका है। अरे सफाई का काम मेरा है तो मैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपके घर की भी सफाई कर दूं, अंदर आके मैं आपके बाथरूम्स भी साफ़ कर दूं। सफाई का काम में हमारा झाड़ू और कूड़ा उठाना आता है, सीवर का डालना, मेंटेनेंस, सारा काम जल बोर्ड का है और जल बोर्ड विधायक साहब के अंडर आता है, एमएलए के अंडर आता है। हमने अपने प्राइवेट अपने पैसों से 2 लड़के रख रखे हैं जब से मैं काउंसलर बनी हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब लोग हम देखिए लोगों की आसानी के लिए हैं, लोगों के काम के लिए हैं। अगर उन्हें परेशानी हो रही है और जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको नहीं सुन रहा उनके कामों को या उनके कामों को नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए किसी तरह की आसानी करें, जबकि वो काम हमारे अंडर नहीं आता है तब भी। तो हम तो अपनी जेब से करीबन 40,000 रुपये महीना देते हैं अपनी जेब से 2 लड़कों को, जो छोटी मोटी ब्लॉकेज होती है कहीं, उसके लिए उनको हम भेज देते हैं अगर कोई कंप्लेन आती है। लेकिन प्रॉपर ये काम जो है, मेन जो ये काम है वो जल बोर्ड का है। इसी तरीके से लोगों को ये नहीं पता, जैसे मीटर का एक बड़ा इशू रहता है इस एरिया में, मीटर वो भी बीएसईएस जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार का है, वो भी एमएलए के अंडर आता है। तो ये रोड्स मेन है, रोड्स। अच्छा, ये 2 बहुत बड़े इशू हैं इस एरिया में, एक सीवर का, एक रोड्स का। सड़कें भी एमएलए बना सकते हैं। अनऑथराइज्ड एरिया का एक अलग बजट होता है दिल्ली सरकार में, उसके तहत जो अनऑथराइज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सड़कें एमएलए ही बनवाते हैं। हमारे वालिद साहब जो जब एमएलए थे, ये उन्हीं की बनाई हुई सड़कें हैं लास्ट, उसके बाद ये बनी ही नहीं है कभी 9 साल में सड़कें। तो ये थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अगर अवेयर होंगे कि भाई मेरा ये काम है, मुझे पता है मेरा काम इसके अंडर आता है, तो आप फिर उससे करवा लेंगे वो काम। लेकिन अगर आप ही कंफ्यूज हैं, आपको ही नहीं पता कि मुझे जाना किसके पास है, मुझे कहना किससे है ये काम, आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपने किसको वोट करा है। अब मुझसे लोग कहते हैं कि ओखला हेड का कूड़ा साफ़ करवा दीजिए, वहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि उन्होंने वोट किसको दिया है, वो एरिया मेरे अंडर ही नहीं आता है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, आपको अपने राइट्स एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है, और वो ऐसे ही करेंगे जब आप में अवेयरनेस होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका काउंसलर कौन है, आपका एमएलए कौन है, उसके अंडर क्या काम आता है। और मैं ये कहती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास आज की तारीख में है इंटरनेट, गूगल। आप गूगल पर डालिए, क्योंकि ये होता है कि भाई उनके ऑफिस गए, उन्होंने कह दिया जाओ काउंसलर का काम है, हमारा काम नहीं है। कई बार ऐसे मेरे सामने कंप्लेंट्स आई, तो मैं तो सीधा कहती हूँ आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे आ जाएगा सीधा सीधा किसका एमसीडी क्या कवर करता है, दिल्ली सरकार क्या कवर करता है। और देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि वही बात कि लोगों की आसानी के लिए हर तरीके का काम करें, लेकिन कई बार हम मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जल बोर्ड के पास हर तरीके की मशीन होती है, बड़ी मशीन्स भी हैं उनके पास, और छोटी जो टिर्री साइज़ की मशीन्स वो भी हैं जो पतली गलियों में भी चली जाए, तो उससे ब्लॉकेज निकालना बहुत आसान होता है। एमसीडी के पास वो मशीन्स नहीं है, क्योंकि एमसीडी का काम ही नहीं है सीवर का, जल बोर्ड का काम है सीवर का, उनके पास हर तरीके की मशीन होती है। तो इसलिए मैं ये बातें करती हूँ, क्योंकि सिस्टम से अगर आप काम कराएंगे, सही चैनल से कराएंगे, तो वो अच्छे से काम होगा, उसमें आपको आसानी होगी उस काम में। इस वजह से आपको सही चैनल के थ्रू काम कराना ज़रूरी है। हम तो अपने लड़के भेज ही देते हैं, जो 2 प्राइवेट लड़के हैं हमारे। अच्छा, उसमें भी क्या है, क्योंकि वो सरकारी लेबर तो है नहीं, वो तो मिनिमम काम कर सकते हैं कि वो जो खपच्ची लगा देते हैं, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज निकाल देते हैं, और फिर उनका ये है कि भाई वो आते हैं, नहीं आते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए तो है नहीं, वो तो डेली वेज लेबरर्स हैं, वो दिन की दिहाड़ी लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत बहुत है इस एरिया में कि किसका काम कौन सा है। हमारे अंडर एमसीडी कवर करती है झाड़ू का काम, स्ट्रीट लाइट्स का, जो आपका ये हॉर्टिकल्चर में एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपका पेड़ पौधे लगाने का काम होता है, आपका फॉगिंग, मस्कीटो फॉगिंग जो होती है, दवाई छिड़कना मस्कीटो की, और जो डेंगू की फॉगिंग होती है, ये सारा काम हमारे अंडर आता है। उसके अलावा अनऑथराइज में एमसीडी ज़्यादा कुछ इतना कवर नहीं करती है।
एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के लिए यह है और काफ़ी लोगों ने इसका सवाल किया है कि जो शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से लेके और ओखला विहार पुलिस स्टेशन तक जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और जब स्कूल बस आती है या कोई बड़ी गाड़ी आती है तो वहाँ पर जाम लग जाता है। फ्यूचर में इसको लेकर आपका कोई प्लान है? देखिए, मेरा छोड़िए, आप यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा इस पे काम नहीं कर सकता जब तक लोग थोड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बिल्कुल। हमने ये जो हमारा नाला है अबुल फजल वाला, एक ये नाला है, एक इधर है, इसकी डीसिल्टिंग प्रोसेस होता है, उसका टेंडर होता है प्री मानसून टेंडर। एमसीडी पूरे दिल्ली में जो ओपन ड्रेन नाले हैं उनका एक प्री मानसून टेंडर करती है और साल में एक बार इनकी डीसिल्टिंग प्रोसेस चलता है। हमने इस नाले का 3 बार डीसिल्टिंग कराई है, टेंडर 3 बार साल में, क्योंकि इसमें सोफ़े भी निकले, इसमें से कुर्सियाँ भी निकली, इसमें से गाड़ी के जो भी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स या मेटल होता है वो भी निकला। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकली कि हम भी हैरान थे देख के, और उस वजह से ब्लॉकेज होके पानी सड़क पे था। अब लोग ये तो दिखा देते हैं कि पानी सड़क पर है, लेकिन कोई ये, जब हमने ये निकाला सामान उसमें से, तो वो कवर करने के लिए कोई मीडिया वाला नहीं था वहाँ पे, कोई यूट्यूब वाला नहीं था, कोई भी वो नहीं था, जर्नलिस्ट नहीं था। तो लोगों की देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम थक गए कह कह के कि अपनी गाड़ियाँ हटा लो, डीसिल्टिंग का काम होना है, जेसीबी नहीं पहुंच पा रही नाले तक, प्लीज़ आप लोग अपनी गाड़ियां हटा लें। जैसे जैसे जो स्ट्रेच हम कवर करते थे, हम पहले से अनाउंसमेंट करा दिया करते थे। मस्जिद से हमने अनाउंसमेंट कराया कि इतने हिस्से की गाड़ियां लोग हटा लें। बताइए, परमानेंट हटाना तो दूर की बात, डीसिल्टिंग के लिए जिसकी आसानी उन्हें ही होनी है, उसके लिए भी अपनी गाड़ियाँ हटाने को लोग तैयार नहीं। तो ये बहुत अफसोस का मुकाम है देखिए हमारे लिए, कि हम चाहते तो हैं कि हमारा एरिया बिल्कुल पॉश एरिया, बिल्कुल A1 एरिया हो जाए, दिल्ली के पॉश एरियाज़ में इसको काउंट किया जाए, लेकिन हम एफ़र्ट्स डालने को तैयार नहीं हैं। हम इतनी भी हुज्जत करने को तैयार नहीं है कि हम अपनी गाड़ियाँ हटा लें, हम आसानी कर दें कि जो अधिकारी हैं उनको काम होने में आसानी हो जाए। इसी तरह के चैलेंजेस हमें आते हैं। देखिए अब क्या होता है, अब एक और इशू होता है, वो शायद आप पूछें भी वो सवाल मुझसे कि इंक्रोचमेंट का बड़ा मसला है यहाँ दुकानों का। 40 फुटे पे बुरा हाल कर रखा है सारे दुकानदारों ने। हमने चालान इतने कराए हैं दुकानदारों के भी, लेकिन मतलब आई एम सरप्राइज्ड एट कि एक अजीब सा साइकिल बना हुआ है यहाँ पे कि हम दुकानदारों से, देखिए हम हर तरीके से कोशिश करते हैं, हमने उनसे प्यार से भी कहा, हमने उनसे सख्ती से भी कहा, हमने उनके चालान भी कराए, लेकिन जब उनसे आप बात करने जाएंगे ना कि आप अपनी दुकानें अंदर कर लीजिए, तो उस पर वही जवाब देंगे कि ये जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं पहले इन्हें हटवाओ, ये भी तो इंक्रोचमेंट है। अच्छा। जब हम लोगों से कहते हैं रेजिडेंट से कि भैया आप लोग अपनी गाड़ी हटा लो, तो वो ये कहते हैं कि आपको 40 फुटा तो दिखता नहीं है, पहले दुकानदारों का इंक्रोचमेंट पीछे कराओ, फिर हम अपनी गाड़ियाँ हटा लेंगे। तो देखिए ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं सुधरूंगा ना मैं इलाके को सुधरने दूंगा। मैं कहती हूँ हर आदमी अपनी इस्लाह खुद करे। मैं अपने आप को सुधारूँ, आप अपने आप को सुधारें, बाकी लोग अपने आप को सुधारें, तो एरिया अपने आप सुधर जाएगा। ना मैं आपकी कमियाँ बताऊँ, ना मैं कोशिश करूँ आप सुधर जाएँ। आप अपने आप सुधरिए, मैं अपने आप सुधरूँ, तो अपने आप इलाके की सुधार हो जाएगा। अब ये तो ब्लेम गेम में देख लीजिए आप इलाके का क्या नाश पिटा हुआ है, ना चलने की जगह है, उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ना वो हटा रहे हैं, ना दुकानदार हटा रहे हैं। तो ऐसे देखिए, अब अगर आप ये सोचें कि नेता जो है वो कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और अपने आप दुकानें भी अंदर हो जाए और अपने आप गाड़ियाँ हट जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर और देखिए फिर वही बात है, सख्ती पर आए तो एक एप्लीकेशन जाएगी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, वो सारी गाड़ियां टो करके ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए हमारे अपने ही लोग हैं ये, हम फिर वही बात है, कौम का दर्द, फिर वो बातें आ जाती हैं निकल के। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसको आसानी से करना बेहतर है, उसको क्यों मुश्किल बनाए, उस पर क्यों वो इस तरह के हम लोग, हम ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद हम इस उस पर भी आ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो काम आसानी से और प्यार मोहब्बत से हो सकता है उस पर उस लेवल की सख्ती ना करी जाए। इसी तरह हम यहाँ भी चाहते हैं कि दुकानदार, यहाँ पे तो हमने एमसीडी वालों से इतने चालान करवाए हैं, कई बार चालान कराएं कि अगर अंदर ना करें आप चालान करो। एक मैंने अभी पिछले 3-4 महीनों से हमने जो मीट शॉप्स हैं एरिया में, उस पर हमने बहुत सख्ती करी हुई है। देखिए हमारा 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, मेरा वार्ड स्पेशली। मैं कहती हूँ तब भी, क्या आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप सड़क पे चलते जा रहे हैं और मुंह पे आपके गोश्त लटका हुआ है, मुसलमान होते हुए भी? भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं गोश्त खाती हूँ, लेकिन मुझे तब भी नागवार गुजरेगा कि मैं गुजर रही हूँ और मेरे मुंह पे गोश्त लटका हुआ है। इसलिए हमने स्पेशली मीट शॉप्स पे बहुत सख्ती कर रखी है कि जिस पे भी शीशा नहीं लगा हुआ
जो भी खुले में मीट बेच रहा है उसके चालान होंगे, पहले छोटे चालान होंगे और नहीं बाज आएगा तो 40-40 हज़ार के भी बड़े चालान हम करवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर दुकान भी सील करवाएंगे। हमारी सिर्फ एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप शीशे लगा लीजिए और मीट को अंदर बेचिए। आप सोचिए हेल्थ रीजंस से भी, आप सोचिए हाइजीन पर्सपेक्टिव से कितना अनहाइजीनिक है कि वही गोश्त को उतार के काट के दे रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ेंगे, घर में सब बीमार पड़ेंगे, टाइफाइड जैसी बीमारियां आजकल जानलेवा हुई जा रही हैं। तो हम तो सिर्फ ये जितने काम कर रहे हैं हम इलाके की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब उसमें कुछ लोग नाराज़ होते हैं तो ठीक है, इलाका तो ओवरऑल सुधरेगा ना। हम तो डेवलपमेंट और बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। जी। हम किसी को खुश या नाराज़ करने के लिए काम नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है इससे इलाका सुधर सकता है, एक अच्छी पहल है, तो हम उसे करेंगे। आपके एंटरटेनमेंट करने का क्या तरीका है? लोग आप क्योंकि बिज़ी रहते होंगे काम में, तो जाहिर सी बात है अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो वे ऑफ एंटरटेनमेंट होगा, तो आपका क्या तरीका है? मेरा देखिए काउंसलर बनने से पहले तो काफ़ी चीज़ें थी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन अब ज़्यादातर मेरा टाइम वैसे बुक्स पढ़ने में ही जाता है। जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ वैसी, मतलब हर तरीके की बुक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर और फ़िक्शन भी पढ़ लेती हूँ। कभी इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा मूड लाइट करना होता है तो फ़िक्शन पढ़ लेते हैं। उसके अलावा कभी कभी जब मौका मिलता है, वैसे तो मौका बहुत कम मिलता है और आजकल तो जो फ्री टाइम होता है वो फ़ोन खा जाता है, वो सोशल मीडिया खा जाता है कि जब आदमी फ्री है तो फेसबुक और इंस्टा पे ही घंटों निकल जाते हैं। तो बस यही जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसी में ही। अबुल फजल एनक्लेव में रेहड़ी और जो पटरी वाले दुकानदार हैं उसके लिए आपने कोई पहल चलाई थी, उसके बारे में बताएं, और इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है उसको चलाने का? नहीं, उनके लिए हमने देखिए बेसिकली सरकारी योजनाएं आती रहती हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग जेंडर्स और सेक्शंस के लिए आती रहती हैं। तो एक जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए एक सरकारी स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएम स्वनिधि कैंप करके हमने यहाँ लगवाया था, स्कीम थी। उसके तहत हर रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये का सरकारी लोन सरकार दे रही थी। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार ऐसी स्कीम्स आती हैं और चली जाती हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसको अवेल नहीं कर पाते हैं लोग। तो क्योंकि इसमें एमसीडी बॉडी बनी थी तो हमने उसका कैंप जो है वो अपने यहाँ ऑफिस पे लगवाया था। वो कई दिन कैंप चला था, 20-25 दिन वो कैंप चला था और हमने करीबन 2-3 करोड़ रुपए का लोन लोगों को सैंक्शन करवाया उसके थ्रू। हमने अभी भी हमारे 5-6 महीने हो गए हैं हमारा आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है हमारे ऑफिस में। हम इस तरह की जो भी सरकारी योजनाएं या स्कीम्स होती हैं, हम चाहते हैं कि लोग आसानी से उसको अवेल कर पाएँ। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ऑफिस पे यहाँ पे अलग अलग तरह के कैंप्स लगवाते रहें ताकि जो एरिया के लोग हैं उनके लिए आसानी रहे। अब स्पेशली ख़वातीनों को बहुत आसानी है इस कैंप से, जो आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है। उन्हें वरना अलीगांव या उधर जाना पड़ता था। हाँ, तो उनको यहाँ बहुत आसानी रहती है कि रिक्शा में बैठे 10 रुपये दिया और अपना पहुँच गए। जो गरीब तबका है उनको बहुत आसानी है क्योंकि उनको दूर जाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो परेशान होते हैं। और आज की तारीख में अब मुझे लगता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बहुत ज़रूरत है कि, और हर दूसरे आदमी का आधार कार्ड में या तो नाम गलत है या नंबर नहीं चढ़ा हुआ या उसको एड्रेस चेंज कराना है। हर किसी का कुछ ना कुछ आधार में इशू आता है। तो वो उसके लिए हमने ये 6 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से अनगिनत लोगों ने यहाँ पे इसको करवाया है। ओके। वार्ड 188 के लोगों के लिए कोई संदेश क्या देना चाहती हैं आप? देखिए मेरी तो बस एक ये बहुत वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट किया करिए और हमारे साथ मिलके काम करिए क्योंकि ऐसे इलाके को सुधारना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए क्या, अगला कोई और, आप अगली बार किसी और काउंसलर को भी अगर लाएंगे, मुझे नहीं मैं नहीं होंगी, कोई और भी होगा, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है। मेरा घर है तो मैं उसको साफ़ रखूँगा, मेरी गली है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं गलियों में कूड़े की थैलियाँ ना फेंकूँ। बिल्कुल। मेरा पड़ोसी है, मेरी जिम्मेदारी है मैं पड़ोसी के आगे कूड़े की थैलियाँ ना फेंकूँ। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अगर आप मज़हब के उससे देखें, दीन के उससे देखें, तो वैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बनती है ये कि मैं अपने पड़ोसी को परेशान ना करूं, अपने घर इलाके के गली के लोगों को परेशान ना करूं। दोनों तरीके से सिविक ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है और आपकी रिलीजियस ड्यूटी भी है। यही, इसको ही जिहाद कहते हैं एक तरीके से, कि आप अपनी आसानी को छोड़ के आप थोड़ी सी अपने ऊपर हुज्जत करके एक कूड़े वाले को 100 रुपये महीने के दे के आप उसको कूड़े की थैली दे दें।
तो ये थोड़ा सा आप प्लीज़ इसमें कोऑपरेट करें तो हमारे लिए भी आसानी हो जाए कि जगह जगह कूड़े के ढेर ना बनाएं। अब आप ये देखिए कि कहीं एक थैली अगर कोई गलती से भी रख के चला जाता है तो उस पर आप 1 घंटे बाद आके देखेंगे तो आपको 50 थैलियाँ रखी मिलती हैं उसी के ऊपर। ये एक बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं लोगों से बस देखिए मेरी यही अपील है कि आप अगर अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, आप ही के लिए काम करने में आसानी रहेगी हमारे लिए। एरिया को सुधारने में जितना हम कोशिश करें उतनी उससे चलिए थोड़ी जितनी भी हो सके आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। हम एक सिस्टम को तरीके से हम काम कर सकते हैं। बाकी तो बस यही मेन मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि कोऑपरेट करें हमारे साथ, ताकि क्योंकि उसका देखिए रिजल्ट जो निकलेगा उसको बरतेंगे आप ही लोग, बिल्कुल हम नहीं बरतेंगे उसको, उसके बेनिफिट्स आपको ही मिलेंगे। अच्छे एरिया में आप रहेंगे, मेहमान आपके आएंगे इस इलाके में जहाँ अब अलशिफा का कूड़ेदान हमने साफ़ कराया, लोग इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुआएं मिली कि आपने हमारे घर लोग आते थे तो यूँ आते थे, हमें शर्म आती थी कि हम कहाँ रहते हैं, हम लोगों को बुलाते में शर्म आते थे। मुझे शर्म आती थी, मैं उस एरिया से गुजरती थी, उस रोड से गुजरने में मुझे इतनी शर्म आती थी कि मैं बेबस कभी कभी फील करती थी, जो शुरू के बिल्कुल दिन थे मेरे काउंसलर बनने के। लेकिन फिर मैंने अपने वो बना लिया, मैंने इसको तो करके छोड़ना है। एक देखिए नियत इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप नियत कर लें किसी काम की और आप अच्छी नियत से काम करें, लोगों की बेहतरी और खैर के लिए काम करें और अल्लाह को जवाबदेह होने की नियत से काम करें तो अल्लाह भी उसमें आसानी करता है ना। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, नुमाइंदे आते हैं जानते हैं, ये कुछ लोग यहाँ हैं, कोई बाहर मूव कर जाएंगे ओखला से, कुछ नए लोग आ जाएंगे, नए नुमाइंदे आ जाएंगे, लेकिन आपको सबको अल्लाह को भी चेहरा दिखाना है, जाके अल्लाह को भी जवाब देना है। तो मेरी तो अंदर इससे हर वक्त यही रहता है कि अल्लाह को जवाब देना है, तो उस हिसाब से इलाके में काम करना है और लोगों के लिए सहूलियत पैदा करनी है। लोगों के साथ बातचीत करने का और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का आपका क्या तरीका है? लोगों देखिए जो भी इश्यूज़ हैं एरिया के, बहुत हद तक तो लोग हमारे पास आते हैं, यहाँ ऑफिस पे भी आ जाते हैं, या मेरी लोगों से ये एक अपील रहती है कि आप लोग, जो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये नहीं हो रहा है अभी भी जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए, हर गली, हर RWA या हर ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, ब्लॉक वाइज, मैं चाहती हूँ कि लोग मीटिंग्स रखें, पब्लिक मीटिंग्स रखें जिसमें वो अपने नुमाइंदों को बुलाएं, वो काउंसलर को भी बुलाएं, वो MLA को भी बुलाएं, और जो भी उस ब्लॉक के इश्यूज़ हैं या उस गली के इश्यूज़ हैं उनको सामने रखें। और उस पर देखिए दोनों नुमाइंदों को बुलाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वहीं के वहीं बात क्लियर हो जाए कि भाई मेरे अंदर क्या काम है, ठीक है मैं ये काम कर दूँगी, आपके अंदर क्या काम है, ठीक है आप देखिए हेल्दी, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह है कि वो, लेकिन जब एरिया के डेवलपमेंट का काम आता है तो मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप साथ बैठ के काम करिए। हम बार बार अपील करते हैं कि जो भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के हों, हमारे साथ मिलके आप काम करिए। जो भी MIM के हैं यहाँ पे और भी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं, मैं कहती हूँ वो भी जुड़े साथ में। भाई अच्छे काम के लिए आप क्या अलग अलग क्यों जा रहे हो, साथ मिलके काम करो और बेहतर तरीके से हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे आइडिया हो जो मेरे पास ना हो, आप मुझे बताइए, मैं उसमें अपने सजेशन दूँ, मिलके ऐसे काम में और बेहतर काम होगा। लेकिन ठीक है वो नहीं हो पाता है, किसी वजह से वो एक गैप रहता है, नहीं हो पाता है, लेकिन जो एटलीस्ट चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो चुना हुआ काउंसलर है या चुना हुआ MLA है, उसकी तो देखिए पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाबदेह भी है काम के लिए अपने, उसको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी अगर कहीं काम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर गली वाइज या ब्लॉक वाइज या जैसे भी लोगों को मुनासिब लगे, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ RWAs जो हैं, या जैसे भी गली के जिम्मेदार नागरिक भी मेरे हिसाब से RWA हैं। ऑफिशियल ऑन पेपर एक RWA की पोस्ट लेके कोई बैठा है और काम कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे बेहतर वो आदमी है जो गली के लिए काम तो कर रहा है अपने, चाहे वो ऑफिशियल पोस्ट नहीं लिया हुआ RWA की। जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह की पब्लिक मीटिंग्स करें, चाहे 10 लोगों की, 15 लोगों की, 50 लोगों की। कम लोगों की होगी तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी, ज़्यादा लोग होते हैं फिर वो ज़्यादा, जैसी भी मुनासिब जैसे लोगों को लगे। आप अपने इलाके के चुने हुए काउंसलर को बुलाइए, जो कि मैं हूँ। आप अपने चुने हुए MLA को बुलाइए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे जो उनके अंडर आते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे अंडर आते हैं। अगर वो नहीं होंगे, सिर्फ मैं होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो कन्फ्यूजन रह जाएगा। अब मैं कहती हूँ कि सीवर मेरे अंडर नहीं है, तो कई लोग ये कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि आपके अंडर है। अरे
ये कन्फ्यूजन जो होती है ना, उसको क्लियर तभी कर सकते हैं जब दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं। आप बोल दीजिए वीडियो पे या ऑन रिकॉर्ड आप बात बता दीजिए कि आपके अंडर C1 नहीं है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड लिख के दे सकती हूँ कि MCT C1 नहीं करती है। और अगर तब भी डाउट है तो आप गूगल करिए, गूगल पे तो आजकल क्या क्या नहीं, आप रशिया यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं गूगल पे, आप देख रहे हैं कि US में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं, आप वो पूरी अपडेट ले रहे हैं गूगल से। आप हर चीज़ गूगल से ले रहे हैं ना, तो क्या आप अपने एरिया के इशूज़ गूगल नहीं कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप इस तरह की मीटिंग्स रखिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पब्लिक मीटिंग्स रखिए, मुझे बुलाइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर मीटिंग में आने के लिए। और साथ साथ जो हमारे दूसरे चुने हुए नुमाइंदे हैं MLA, उनको भी बुलाइए। जितने भी एरिया के इश्यूज़ हैं आपके ब्लॉक के, गली के, उस पर हम फिर और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हम फाइल्स बना सकते हैं ब्लॉक वाइज, हम ब्लॉक वाइज लोगों को जिम्मेदार बना सकते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये इस गली का देखेंगे काम, ये लोग जो हैं इस ब्लॉक का। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब लोग इस तरह से इनिशिएटिव खुद भी उठाएं। भाई मंडे टू फ्राइडे सब काम करते हैं, सैटरडे संडे लोग छुट्टी मनाते हैं, घूमने चले जाते हैं, कोई एरिया में पेन लेने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया सबके पास है, नेताओं को गाली लिखने के लिए फेसबुक और इंस्टा सबको चलाना आता है, लेकिन कोई भी इतना सा पेन नहीं लेना चाहता कि हम एक मीटिंग रख लें एरिया के लोगों को इकट्ठा करने। हाँ, वो सारे एरिया के लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बुरा भला ज़रूर कहेंगे कि नेता काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि इलाके में सुधार हो। अगर कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसे आप क्या सलाह देंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो क्या ही सलाह दूंगी, मैं तो खुद अभी नहीं हूँ, मैं तो सलाहें ले रही हूँ अभी लोगों से कि मुझे इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत 1 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये सीखा है कि आपको देखिए पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना ज़रूर पड़ जाता है कई बार, कि ज़्यादातर टाइम आपका पब्लिक लाइफ में ही गुजरता है, लोगों के बीच गुजरता है। घर में हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ हो, उसको आपको थोड़ा सा साइड में करके अपना काम पहले देखना पड़ता है, और ज़रूरी भी है। देखिए, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो फिर आपको ज़रूरी भी है, आप पे फ़र्ज़ है कि आप लोगों के लिए हाजिर रहें उस हिसाब से कि उन्होंने आपको अपने नुमाइंदे के तौर पे चुना। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 24/7 जॉब है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24/7 जॉब है। रात के 2-2 बजे भी लोग कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है या कुछ इस तरह के हादसा या हालात हो जाते हैं, और सुबह के 6 बजे भी आ जाते हैं। तो ये 24/7 जॉब है। अगर आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है कौम की खिदमत का और लोगों के लिए इस तरीके की 24/7 जॉब करने का, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स में आने की, और स्पेशली यंग एजुकेटेड लोग, फुल ऑफ एनर्जी लोग, जो पुरानी पिछड़ी पॉलिटिक्स को छोड़ के अब नए तरीके से चीज़ों को समझ के और नए एंगल से काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। नया विज़न आना चाहिए, और सिर्फ कमरों में बैठ के उस विज़न पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट ग्राउंड पे काम होना चाहिए। क्योंकि एक ये भी बड़ा यहाँ मसला है, यहाँ बहुत सारे NGOs हैं जो 4 दीवारियों से बाहर निकल के काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ मीटिंग्स होती हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वो छप जाते हैं। हम उन NGOs से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, प्लीज़ ग्राउंड पे काम करिए, जो भी आप इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं उसको ग्राउंड पे करिए, हमारा आपके साथ पूरा सपोर्ट है, आप आइए हमारे साथ करिए। लेकिन हमें वो सपोर्ट, वो कोऑपरेशन नहीं मिलता है NGOs से भी। और इसी तरीके की देखिए चीज़ें हैं, बाकी तो आपके सामने ओखला जिस हाल में भी है। चुनाव के दौरान जो आपने वादे किए थे, तो उन वादों में से कौन कौन से वादे हैं जो अभी इन प्रोग्रेस में हैं और जो कंप्लीट हो चुके हैं? देखिए, 2 जो आप मेरी अगर आप पुरानी स्पीचेस भी उठाएंगे तो ये विद प्रूफ मैं कह रही हूँ ये बात, मैंने 2 वादे तो ये करे थे। एक वादा, एक ही कहूँगी, इसे 2 काम है वो। एक वादा मैंने ये किया था कि जो दोनों डंपिंग ग्राउंड्स हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने और 8 नंबर का, इसको हम पूरी तरह ख़त्म करेंगे। दूसरा मैंने वादा ये किया था कि मैं औरतों के लिए एक पिंक टॉयलेट फीमेल्स के लिए यहाँ पे ज़रूर करूँगी। वो दोनों काम हमारे 95% कंप्लीट हो गया है, मतलब बिल्कुल प्रोसेस वहाँ पहुँच गया है, और एक का आप समझ लीजिए 80-85 पर है जो टॉयलेट का है। वो फाइल अभी प्रोसेस में है, लेकिन इसका तो वर्क ऑर्डर हो गया है। 8 नंबर का, उसका वर्क ऑर्डर होना बाकी है, उसका भी टेंडर हो गया है। दोनों जगह हम वो मशीन्स डबल वेस्ट कॉम्पैक्टर रखवाएंगे। बाकी देखिए, मैं अभी भी कहती हूँ, हम काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। हम चाहते हैं इलाके में बेहतर से बेहतर काम हो, लेकिन हम वही काम कर सकते हैं जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं,
जो एमसीडी कवर करती है, काउंसलर वही काम कर सकता है। अब अगर आप आके हमें कोई ऐसा काम बताएंगे जो मेरे अंडर नहीं आता है तो उसको मेरे लिए एफिशिएंटली करना मुश्किल होगा। मैं शायद उसमें थोड़ी बहुत अपने पास से कुछ हेल्प कर सकती हूँ, जैसे कि सीवर का काम है। हम अपने पास से 40,000 रुपये महीने के दे के 2 लड़कों को रखे हुए हैं, उनसे हम छोटी मोटी ब्लॉकेज सफाई करा लेते हैं। जैसे कि इलाके के और लोग प्राइवेट पैसे दे के बुलाते हैं, वही हमारे पास है। लेकिन जो काम मेरे अंडर नहीं आता उसमें मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, उसमें मैं लिमिटेड ही कर सकती हूँ। अब आप इंजीनियर हैं, अब आप डॉक्टर का काम तो नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर पैर में मोच आ गई तो आपने आयोडेक्स लगा के बैंडेज कर दिया, लेकिन उसका एक्सरे तो आप नहीं कर सकते ना, फ्रैक्चर है कि नहीं वो तो आप नहीं बता सकते ना। तो ऐसे ही मैं इतना तो कर सकती हूँ कि आयोडेक्स लगा के क्रेप बैंडेज बांध दी, लेकिन एक्सरे है कि नहीं उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा, वो डॉक्टर का काम है। तो ऐसे ही काउंसलर का काम सीवर का नहीं है। हम छोटी मोटी ब्लॉकेज हटवा सकते हैं, सफाई करा सकते हैं, वो भी प्राइवेट लेबर से, लेकिन उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है सफाई का मशीनों से, वो जल बोर्ड ही कर सकती है, वो एमएलए के अंडर आता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को अगर वो सही तरीके से समझ जाए अपने कामों को तो उनके लिए ही आसानी है इसमें। वो सही चैनल के पास जाएंगे काम कराने तो अच्छे से काम होगा बिल्कुल। तो यही हमारी बस वो रहती है। लास्ट सवाल और था जो आपने पहले ही बता दिया, जो सीवर से रिगार्डिंग था कि अलशिफा के सामने जो है सीमेंटेड सीवर पड़े हुए हैं, तो वो कब तक सही होंगे, बट आपने बता दिया कि वो आपके अंडर नहीं आता है। वो हमारे अंडर नहीं आया, वो सीवर डलवाए भी हमने नहीं है। ओके। और हम तो खुद इतने परेशान हैं उन पाइप से, हम कई बार इस बात का, बल्कि रेजिडेंट्स बहुत नाराज़ रहते हैं उन पाइप से, तो हमने तो कई बार कहा कि आप जाके कंसर्न उनसे कहिए अथॉरिटी से कि ये सीवर क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये डलने थे नहीं डलने थे क्या है। क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ओपन ड्रेन नाले दिल्ली में जितने भी हैं वो कवर नहीं हो सकते हैं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है अभी। तो वो जो नाला आपका बह रहा है उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। पहले होते थे कवर, हमारे वालिद साहब जब काउंसलर थे उन्होंने भी कवर करवाए कई सारे नाले, लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो कवर अभी नहीं हो सकते। अब कोई नई रूलिंग आती है वो बात की बात है, लेकिन वो मेरे ख्याल से 2 साल तो मुझे हो गए उन्हें देखते हुए, पाइप्स को पड़े हुए वहाँ पर। वो हमने तो डलवाए नहीं है पाइप्स, तो हम हटवा भी नहीं सकते हैं। जिन्होंने डलवाए हैं उसके जवाबदेह वो हैं कि उनको हटवाना है वो पाइप्स। दूसरी बात, वो इतना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि झाड़ू नहीं लग पाती है वहाँ उस रोड पे। कूड़ा झाड़ू के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें भी, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो बीच बीच में से जितना निकल पाता है निकल जाता है, लोग थैलियाँ उछालते हुए निकल जाते हैं वहाँ से। अगर वो पाइप्स हट जाएँ तो हम तो खुद चाहते हैं कि बड़े अच्छे से उसकी स्क्रैपिंग, हम पूरी रोड की स्क्रैपिंग का हमने अभी भी कराया था 2-3 महीने पहले। हम उस पूरी रोड पे ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं। एक वो साइड का फुटपाथ बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वो इतना चौड़ा फुटपाथ बना दिया है वो किसी काम का ही नहीं है। उस पर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पहले गाड़ियाँ होती थी ये सोच के बनाया कि गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होने लगी तो रोड और नैरो हो गई। तो इस तरीके के काम होते हैं। चलिए जिनके काम है वो उस बात को वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो खुद चाहते हैं कि वो पाइप्स जल्द से जल्द वहाँ से हटें, जो भी कंसर्न हैं वो हटाएं उन्हें पाइप्स को, ताकि हम वहाँ की और अच्छे से सफाई कर सकें। जो हमारे सवाल थे और जो जनता के सवाल थे हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।